हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड 2 का लेक्चर नंबर 12 देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और ये हमारा इंग्लिश पेडागॉजी का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि हमने जो है सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन है। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप शेयर नहीं कर रहे हैं और आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो इसमें से हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लक्ष्य है कि सब कुछ सभी क्लासेस आपको कवर करवाने का, तो फिर वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सभी से मेरा निवेदन है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अंतिम अब केवल एक ही दिन बचे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए लेक्चर्स को। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं शेयर ज़रूर कीजिए आप। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, एक जो हमारा टॉपिक बचा था, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। तो आज की क्लास में हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी देखने जा रहे हैं। यदि हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना रहता है? तो इस टॉपिक में हमें मूल्यांकन पढ़ना रहता है, इवैल्यूएशन असेसमेंट पढ़ना रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक से, जो कि है हमारा इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। यदि हम सामान्य रूप में बात करते हैं तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? तो मूल्यांकन का अर्थ होता है कि हमने जो पढ़ाया क्या बच्चे को समझ में आया। ठीक, क्या हमने जो पढ़ाया क्या बच्चे को समझ में आया, उसी का पता लगाना मूल्यांकन होता है। तो बस उसी की परिभाषा लिखी हुई है। क्या लिखा है? इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एग्जामिनिंग एंड इंटरप्रेटिंग information to determine the extent to which the pupil are achieving instructional objective। यहाँ पे क्या बताया गया कि ये क्या है? इवैल्यूएशन, मूल्यांकन क्या होता है? तो एक ये प्रक्रिया है, क्या करने की प्रक्रिया है? सूचना को एकत्रित करने की, सूचना को कलेक्ट करने का, उसको एग्जामिन करने का और इंटरप्रेट करने का। किस लिए? ये पता लगाने के लिए क्या बच्चों को जो पढ़ाया गया, क्या जो यानी कि जो हमने उन्हें उपदेश दिया, जो हमारे उपदेश देने के जो हमारा उद्देश्य था, क्या उन तक पहुंच पाया, क्या उन्होंने प्राप्त किया हमारे उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि आपको चीज़ें समझ में आए। क्या वो चीज़ें आपको समझ में आई? यही होता है मूल्यांकन, यही होता है मूल्यांकन। ठीक, इट इज अ प्रोसेस इन विच अ टीचर कॉमनली यूजेस इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम मेनी सोर्सेस इन ऑर्डर टू अराइव एट वैल्यू जजमेंट। तो फिर ऐसा कैसे पता चले कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई? हमने तो पढ़ाया, हमारा उद्देश्य है कि आप तक चीजें पहुंच पाए, आपको चीजें समझ में आ पाए, लेकिन पता कैसे चले कि आपको समझ में आया या नहीं आया? तो इसके लिए शिक्षक क्या करते हैं? बहुत सारे स्रोतों का प्रयोग करते हैं, जिससे वे सही निर्णय तक पहुंच पाए, जिससे वो सही निर्णय तक पहुंच पाए। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ टीचर कॉमनली यूजेस इंफॉर्मेशन derived from many sources in order to arrive at a value judgment। इवैल्यूएशन आखिरकार होता क्या है? इवैल्यूएशन आखिरकार होता क्या है? तो मूल्यांकन आखिरकार होता क्या है? हम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारा एग्जाम हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। एग्जाम में नंबर आया, हाँ बिल्कुल आया, इसका मतलब जो पढ़ाया गया समझ में आ गया। एग्जाम में नंबर नहीं आया, नहीं आया, इसका मतलब कि पढ़ाया ठीक से नहीं गया, या फिर पढ़ाया गया तो हमें समझ में नहीं आया। समझ में आया मूल्यांकन क्या होता है? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो, मूल्यांकन में क्या होता है कि मूल्यांकन कुछ नहीं, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रेस है, यानी कि मेजरमेंट, मापन। जानते हैं आप लोग, मापन होता है एक और एक मूल्यांकन होता है। ठीक, एक होता है मापन और एक होता है मूल्यांकन। ठीक, मापना मतलब क्या होता है कि मेजर करना, मेजर करना, और जो मेजर होता है वो क्या है? मात्राएं होती हैं। मात्रा को आप मेजर करोगे ना, मेजरमेंट किसका होता है? जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी को मेजर करोगे,
मात्रा, ठीक है। मूल्यांकन किसका होता है? मूल्यांकन होता है गुणात्मक पक्ष का। गुणात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। गुणात्मक मतलब क्वालिटी, क्वालिटी एस्पेक्ट आते हैं इसमें। क्या आता है? क्वालिटी की बात होती है। यानी कि इवैल्यूएशन पूरा का पूरा क्या होता है? इवैल्यूएट करना मतलब कि एसेस करना। असेसमेंट जो होता है, देखो असेसमेंट जो होता है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ठीक, ये लगभग लगभग एक ही शब्द है और इनका अर्थ भी लगभग लगभग एक ही आता है। लेकिन फिर भी बहुत से तरीकों में, जैसे कि अनेकार्थी शब्द होते हैं ना, अनेकार्थी शब्द जो होते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही असेसमेंट होता है और इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। अब देखो इवैल्यूएशन क्या होता है कि मात्रात्मक पक्ष को जोड़ दो, यानी कि क्वांटिटी को जोड़ दो। आप इजी तरीके से बता रही हूँ, फिर उसके बाद में जो लिखा है उसको समझाऊंगी। पहले क्वांटिटी को जोड़ दो, मात्रा को जोड़ दो, ठीक। किसके साथ में जोड़ोगे? वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट मतलब सही निर्णय पे पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, ठीक। और क्या होता है? क्वालिटी को जोड़ दो, ठीक है। गुणात्मक पक्ष को जोड़ो किसके साथ में? वैल्यू जजमेंट के साथ। वैल्यू जजमेंट के साथ में जैसे कि बहुत सारे बच्चे बैठे, ठीक, समझ में आया, सबने मुंडी हिलाया, सबने मुंडी हिला दिया, पता ही नहीं चला शिक्षक को कि बच्चों को समझ में आया। चलो ठीक है, कल तुम्हारा टेस्ट है। अब टेस्ट हुआ तो मुंडी तो सबने हिलाया था, लेकिन 30 जन की क्लास है, उसमें नंबर अच्छे कितने के आए? केवल 10 लोगों को आए, और बाकी 20 लोगों के नंबर जो है अच्छे नहीं आए, ठीक। तो निर्णय पर, सही निर्णय पर कैसे पहुंचा जाएगा? सही निर्णय में पर कैसे पहुंचा जाएगा? यानी कि ये इन 20 बच्चों को क्या समझ में नहीं आया, या फिर हमने ठीक से समझाया नहीं। हमने ठीक से समझाया नहीं तो ठीक है, हम इम्प्रूव करते हैं। जो बेसिक मूल्यांकन का जो बेसिक उद्देश्य होता है कि क्या चीजों को, क्या बच्चों को चीजें समझ में नहीं आ रही हैं क्या, तो इसका मतलब कि कहीं पे हमें सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक। क्योंकि मुंडी तो सबने हिला दिया था, मुंडी तो सबने हिलाया, लेकिन समझ में तो उनको आया नहीं ना, या फिर वो पढ़ के नहीं आए। 2 कारण होता है ना, या तो तुमको समझ में नहीं आया, या तो फिर तुमने जो समझा, या तो तुमने उसका रिवीजन नहीं किया, तुमने उसको याद करने की कोशिश नहीं की। तो यानी कि वैल्यू जजमेंट पर पहुंचना है, सही निर्णय पर पहुंचना है। आखिर कारण क्या था? हमने जो पढ़ाया समझ में आया नहीं, या तुमने पढ़ा नहीं, कारण क्या है, ठीक। तो इनके तो आ गए, तो ऐड कर दो ना कि कैसे, जिसके आए इसका मतलब उन्होंने समझा भी और उन्होंने रिवीजन भी किया, इसका मतलब कि हमने सही पढ़ाया है। और यहाँ पे या तो तुमने समझा नहीं जो हमने पढ़ाया, या तो तुमने रिवीजन किया नहीं, तो ये दोनों को ऐड कर दोगे तो ये पूरा क्या निकल के आएगा? इवैल्यूएशन निकल कर के आएगा। मूल्यांकन हो गया बच्चों का। समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। अब बस जो लिखा है बस उसको भी पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। इवैल्यूएशन क्या है? क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रेस, यानी कि मेजर किया जा रहा है, मेजरमेंट है यहाँ पे, प्लस वैल्यू जजमेंट यानी सही निर्णय पर पहुंचना है, प्लस क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्रेस यानी कि असेसमेंट का हो रहा है, प्लस वैल्यू जजमेंट। ठीक समझ में आया क्या लिखा हुआ है? आगे देखें, आगे क्या है? स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन, कैसे इवैल्यूएट करें, कैसे मूल्यांकन किया जाए बच्चों का, तो कैसे किया जाएगा? सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। मूल्यांकन करने के पीछे आपका एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना, पढ़ा क्यों रहे हो? आपका उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे तक चीजें पहुंच सके, बच्चों को चीजें समझ में आ सके। यही तो कारण है, पढ़ा इसलिए रहे ना कि बच्चों को समझ में आए। तो सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य आपके क्लियर होने चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। ठीक, फिर एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंज, फिर अपने उद्देश्य का विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि क्या है मेरे उद्देश्य, क्या है कि बच्चों को चीजें समझ में आनी चाहिए। बच्चों को चीजें ना केवल समझ में आनी चाहिए बल्कि बच्चों के व्यवहार में वो दिखना चाहिए। व्यवहार में दिखना मतलब कि उनके नंबर्स आने चाहिए, यानी कि आप विश्लेषण क्या कर रहे हो? व्यवहार का कर रहे हो कि जब तुमने मुंडी हिलाई, यानी कि जब हम सर हिला देते हैं,
इसका मतलब क्या है, तुमको समझ में आया, हमने तो यही समझा कि तुमको समझ में आया, तो फिर तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे? तो फिर तुम्हारे नंबर भी आने चाहिए ना, वो कहाँ है तुम्हारे नंबर? ठीक, ये इतना समझ में आया। फिर क्या, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज। अब आप तरीका खोजिए कि किस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करें। चलो एक मैराथन सेशन लगा देते हैं। मैराथन सेशन में आपके हम एमसीक्यू रखेंगे, उसमें जो है पता चलना चाहिए कि आपके नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये होता है टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज। ये केवल एक्सप्लेनेशन के लिए है ना। फिर क्या, यूज ऑफ टेक्निक्स एंड मेकिंग ऑफ रिजल्ट। जब हमने टेक्निक भी लगा दिया, हमने मैराथन सेशन लगा दिया, किसके किसके आंसर आ रहे हैं, आंसर किसके किसके आ रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन है आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उनके नंबर्स, यानी कि नंबर्स मींस व्हाट, आंसर जो भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे ABCD जो भी ऑप्शन फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे, किसके किसके आंसर आ रहे हैं, तो मेकिंग ऑफ रिजल्ट, अच्छा इसके आ रहे हैं इसके आ रहे हैं। ठीक, फिर क्या है, एक्सप्लेनेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। तो जिसके जिसके जब आ गए नंबर तो फिर बता दो, यानी कि जिस ये नाम ले लिया गया या फिर बता दिया गया, समझ लिया गया कि अच्छा, यानी कि जितने बच्चे ऑनलाइन थे ना सबके आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब कि सभी को समझ में आ गया है जो हमने पढ़ाया है। ये होता है इवैल्यूएशन करने का तरीका। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बस ये जो चीज़ लिखा है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको आप एज इट इज़ भी पढ़ सकते। अब देखो क्या है ना, किसी चीज़ को हमें ना बोरिंग नहीं बनाना चाहिए। जब हम बोरिंग बना देंगे, सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स, दिस सीम्स टू बी बोरिंग ना, तो उसको आप यदि रिलेट करके पढ़ोगे कि अच्छा ऐसे होता है क्या, तो हमें समझ में आ गया। हमें तो समझना ही तो है, और क्या करना है, हमें चीज़ों को रटना थोड़ी ना है। समझ गए, एग्जाम में हम बना लेंगे। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। फिर क्या है, असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल। अब ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखो मैंने आपको लैंग्वेज स्किल में क्या बताया है, लैंग्वेज स्किल में मैंने आपको LSRW बताया है ना। LSRW को बस याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, LSRW हमने पढ़ा है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग में हम कैसे एसेस कर सकते हैं बच्चों को, कैसे पता चले कि बच्चे ने ठीक से सुना है कि नहीं, बच्चे बोल पा रहे हैं कि नहीं, उसको देखेंगे। ठीक है, समझ में आ। चिल्ड्रेन शुड बी एबल टू डिस्क्राइब अ पिक्चर। अब बच्चे को दिखा दो आप, ये क्या है, बोलेंगे एप्पल है। ये क्या है, बॉल है। ठीक, इसका मतलब ठीक है, यानी कि क्या बच्चा चित्र को समझाने में सही है, यानी कि वो समझा पा रहा है या नहीं। ठीक, ये हो गया। फिर दे शुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। क्या वो अपने आप को व्यक्त कर पा रहा है, क्या बच्चा अपने आप को व्यक्त कर पा रहा है। फिर एंड गिव देयर व्यूज ऑन व्हाट दे हर्ड, और क्या वो अपने विचार दे पा रहा है जो उसने सुना। आपने जैसे कि आपने बहुत कुछ सुन लिया, अब क्या आप वही चीज क्या अपने फ्रेंड को बता पा रहे हो क्या। ठीक है, अभी मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ अच्छा ये बताओ कि मैंने क्या कहा आपको, आप कैसे बताओगे, आप नहीं बता पाओगे। आप जो चीज सुन रहे हो आप अपनी फ्रेंड को बताओ, आप अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, अपने माता पिता, जिसको भी आपने जो सुना क्या आप उनको बता पा रहे हो। इसका मतलब आपने ठीक से सुना, आपने ठीक से सुना, साथ में आपको चीजें समझ में आई। ठीक, क्या आप ये चित्र को बता पा रहे हो, हाँ हम बता पा रहे हैं, ये ना एप्पल है और ये बॉल है। क्या आप अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हो, हाँ हम अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं कि ये ना एप्पल ही होता है और ये बॉल ही होता है, क्योंकि हमने एप्पल खाया है और बॉल हमने खेला है। ठीक, फिर उसके बाद क्या आप अपने विचार दे पा रहे हो जो आपने सुना, हाँ हम अपने विचार दे पा रहे हैं जो हमने सुना है, क्योंकि हमने ये एप्पल और बॉल हम लिसनिंग वाली स्किल में पढ़ रहे हैं अभी। समझ में आया, ये चीज आपने यदि कर लिया, बस इसी तरीके से मूल्यांकन करना है। ठीक, फिर देयर शुड बी कन्वर्सेशन, लेक्चर्स एंड डिस्कशन। फिर दे शुड बी एबल टू यूज करेक्ट वर्ड्स एंड रिस्पॉन्ड इन कंप्लीट सेंटेंस टू इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चंस। दे शुड बी एबल टू टॉक अबाउट नोन थिंग्स, पीपल एंड इवेंट्स। कैसे आपको पता चलेगा लिसनिंग और स्पीकिंग का, बच्चे अच्छे से सुने हैं और बच्चे अच्छे से बोल पा रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा आपको। सुनने के लिए जो आपने सुनाया, जो आपने कहा अपनी कक्षाओं में, आप बच्चों से पूछो कि ये चीज बताओ क्या बना हुआ है, तो बच्चा यदि आपको बता पा रहा है
कि ये चित्र ये है, ये बस है, ये ट्रेन है, ये एरोप्लेन है, बच्चा बता पाया। ठीक, क्योंकि आपने पहले बताया उनको, फिर उसके बाद आप पूछ रहे हो, आपने मूल्यांकन कर लिया उनके सुनने का। ठीक है, फिर वो बोल पा रहा है कि नहीं, फिर उसके बोलने के लिए आपने यहाँ पे लिखा बोर्ड में एप्पल, एप्पल, साथ में आप बोल रहे हो एप्पल। अब बच्चा वहां पे एप्पल ही बोल रहा है, इसका मतलब कि बच्चा सही में सही वर्ड्स को नहीं बोल रहा है। आप बोल रहे हो ए बी सी डी, अब वो डी बोल, आपने डी कहा, वो ई बोल रहा है डी को, समझ में आया। या फिर हम बात करते हैं रेस्पॉन्ड इन कंप्लीट सेंटेंस टू इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चन। आप पूछ रहे हो, आपने कहा कि आपने कोई सा सेंटेंस कहा अपनी क्लास में, फिर आप पूछ रहे हो, ठीक है, आपने फिर कुछ प्रश्न किया है, क्या वो उसका उत्तर दे पा रहा है, यानी कि बोल पा रहा है क्या। यदि वो उत्तर दे पा रहा है यानी कि वो स्पीक भी कर पा रहा है, वो स्पीक कर पा रहा है। ठीक है, फिर दे शुड बी एबल टू टॉक अबाउट नोन थिंग्स, पीपल एंड इवेंट्स। आप उससे पूछो, आप उससे क्या पूछोगे, रायपुर गए थे, हाँ गए थे, क्या है वहां पे देखने लायक, बता दिया बच्चे ने कि अच्छा ये है वहां पे देखने लायक। फिर उसके बाद आप मतलब कि समझ में आ रहा है, आप उससे पूछो जो उसको पता है, केवल उसी के बारे में पूछो। तुम्हारे घर में कौन कौन है, बच्चा बता रहा है, मम्मी पापा दादा दादी बुआ चाचा चाची जो भी है XYZ। ठीक है, बच्चा बता रहा है। आप किसी घटना के बारे में पूछो, तुमने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया, हाँ हमने किया, क्या होता है उस दिन, क्या खास था, हाँ उस दिन ना क्या बोलते हैं, इस बार जो है हमने 75वीं सालगिरह मनाई। तो इवेंट्स के बारे में आप पूछ रहे हो, बच्चे से पूछ रहे हो, यानी कि आप क्या करो, वो बोल पा रहे हैं क्या, आप उसी को चेक करो ना। अदरवाइज आपको क्या लेना देना उसके घर में कौन रहता है कौन नहीं रहता है, समझ में आ रहा है। आप तो वहां पे केवल जानने की कोशिश करो ना, क्यों जान रहे हो, आप बच्चे को एसेस कर पा रहे हो। क्या एसेस कर पा रहे हो, क्या बच्चे में लैंग्वेज स्किल है। लैंग्वेज स्किल कौन सी, LS, अभी कौन सी LS, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग क्या बच्चे में है, उसका आप मूल्यांकन कर रहे हो। जब आप बोल रहे हो, जब आप बोले फिर पूछ लो, फिर उसके बाद क्या बच्चा बोल पाया, हाँ बोल पाया, स्पीकिंग है। क्या आपने जो सुनाया, क्या वही बच्चा सही बोल पा रहा है, इसका मतलब वो सुन भी रहा है अच्छे से। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। फिर उसके बाद रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, LSRW। अब कहाँ पे आ गया, रीडिंग में आ गया, LS को देख लिया हमने। ठीक, लिसनिंग वाले में क्या होता है कि आप जो बोलोगे फिर वो बच्चा सही बोले। स्पीकिंग में क्या होगा, उसको जो कुछ भी पता है उसके बारे में अब आप पूछो, जब वो सही जवाब दे रहा है यानी कि वो स्पीक कर पा रहा है, समझ में आया। अब हम आ जाते हैं रीडिंग वाले में, रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, समझ के पढ़ना। ये क्या होता है, द बेसिक इशू हियर इज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, समझ के पढ़ना। ये नहीं कि हम बस पढ़े जा रहे हैं, बुनबुनाए जा रहे हैं, हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इवन इफ इट इज इंडिविजुअल वर्ड्स एंड सेंटेंस, भले ही वो केवल एक शब्द है, चाहे वो भले केवल एक वाक्य है, लेकिन पढ़ो तो समझ के पढ़ो, पढ़ो तो समझ के पढ़ो। इट इज ऑलवेज बेटर टू एम्बेड ऑल रीडिंग इन अ कॉन्टेक्स्ट। इट इज always better to embed all reading in a context. फिर उसके बाद में क्या बताया गया, we may initially assess the ability to recognize known words and read word with comprehension. We may initially assess the ability. A child should be able to read words and sentence written with pictures, stories and be able to tell the main points of the material read. अब देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा पढ़ पा रहे हैं या नहीं, सही पढ़ पा रहे हैं। रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, वो उसने तो आपके सामने पढ़ दिया तो आपको लगा हाँ बच्चा ना पढ़ पा रहा है। आपको कैसे पता चलेगा बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, बच्चा समझ के पढ़ रहा है या नहीं, आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। देखो, जब हम बहुत ये मतलब कि अक्सर ये चीज होती है हमारे साथ में, हम जब पिक्चर्स देखते हैं, पिक्चर्स मतलब कि जैसे कि ये बुक है ना, बुक में यदि यहाँ साइड में जो है, जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है उसका एक यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है उसका एक डायग्राम बना हुआ है, तो हमें ना चीजें समझ में आती है कि अच्छा ये लिखा है ना, ये चीज यहाँ पे बना है, यहाँ पे ट्रेन बना हुआ है ना, अच्छा यहाँ पे ना कुछ ट्रेन के बारे में लिखा होगा। यहाँ पे बस बनी हुई है क्या, यहाँ पे ना कुछ बस के बारे में लिखा होगा। ठीक है, तो बच्चा वहां पे बता पाएगा, एटलीस्ट वो एक शब्द तो सही कर पाएगा
कि यहाँ पे उसको भले पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो ये तो जान गया ना, वो पिक्चर देख करके यहाँ पे ना समथिंग कुछ ना कुछ ट्रेन के बारे में ही बोला गया है, यहाँ पे बस बना है या मैंने समथिंग कुछ बस के बारे में ही कहा गया है। ओवरऑल ये जान पाया कि ये पूरा चैप्टर ना व्हीकल्स के बारे में दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर व्हीकल्स के बारे में है। ठीक, तो ये बस वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, अ चाइल्ड शुड बी एबल टू रीड वर्ड्स एंड सेंटेंस रिटन विद पिक्चर्स। एक बच्चा जो है किसी भी शब्द या वाक्य को पढ़ पाता है जब वो किसके साथ में पढ़ता है, पिक्चर्स देख करके पढ़ता है, या फिर कोई स्टोरी रहती है ना, तो स्टोरी उसको ना इंटरेस्टिंग लगती है। अब देखो कोई सी ना स्टोरी दी हुई है ना, इंग्लिश में ही लिखी हुई है वो स्टोरी, भले ही हमें ना एक एक शब्द का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन जब आप पूरा ओवरऑल रीड करोगे ना, आपको एटलीस्ट एक आइडिया जरूर मिल जाएगा अच्छा इस बारे में। भले ही वहां पे कुछ कुछ शब्द ऐसे आपको समझ में नहीं आया, उसको आपने छोड़ दिया, वो शब्द आपने छोड़ दिया, आप आगे बढ़ते गए, आप आगे बढ़ते, लेकिन आपको ना एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये वाली ना कहानी है, ये कहानी है, इसमें जो लिखा है ना कहानी ये है इसमें। ठीक, एंड बी एबल टू टेल द मेन पॉइंट्स ऑफ द मटेरियल रेड। यानी कि जब हम पिक्चर देख करके पढ़े तो भी हमको समझ में आया, जब हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो भी हमको समझ में आ रहा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो है वहां पे बता पाएंगे, अच्छा हमने ना ये पढ़ा है। ये होता है कॉम्प्रिहेंशन। जो कुछ भी पढ़ना है तो समझ के पढ़ना, चाहे एक शब्द को पढ़ो चाहे पूरे वाक्य को पढ़ो। तो यहाँ पे आप बच्चे को कैसे एसेस कर पाओगे, आप एसेस कर पाओगे, देखो आपने ट्रेन दिखा दिया, बच्चे को नहीं पता था वहां पे पूरा क्या लिखा है, लेकिन एटलीस्ट उसको ये पता चल गया कि यहाँ पे ना ट्रेन के बारे में ही कुछ कहा गया है। आपने दिखा दिया वहां पे बस बना हुआ है, बच्चे को ये नहीं पता कि पूरे सेंटेंस में क्या लिखा है, पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है, लेकिन उसको पूरा आइडिया, मेन पॉइंट पता जरूर चल गया कि इसमें ना बस के बारे में कुछ लिखा गया है। स्टोरी इतनी बड़ी स्टोरी है, 2-3 पन्ने की स्टोरी है, उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा वर्ड था, उसका मीनिंग अभी नहीं पता उसको, यहाँ पे कौन सा वर्ड था उसका मीनिंग अभी नहीं पता, लेकिन जब वो स्टोरी को पढ़ा है उसको आइडिया जरूर आ गया है इसकी मेन स्टोरी क्या थी, इसका मेन थीम क्या था इसमें। ये होता है पढ़ने का तरीका, और यही चीज बोला गया है। वी मे इनिशियली असेस द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज नोन वर्ड्स एंड रीड वर्ड विद कॉम्प्रिहेंशन। हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हम बच्चों का मूल्यांकन कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले हम वहां से बच्चों को पढ़वाना, आप तब पढ़वाना स्टार्ट करवाओ ना, जो चीज आपने पढ़ा दी है उन्हें, जो चीज आपने पढ़ा दिया, अब पूछो, अब बोलो, पढ़ो इसको। बच्चा पढ़ रहा है अच्छे से, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ठीक, क्योंकि आपने पढ़ा दिया। अब बच्चा यहाँ पे आप चित्र भी बना दो तो चित्र देख के वो पहचान भी जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये बना हुआ है, बॉल बनाओ, अब डॉग, कैट और डॉग आप लोग बना लीजिए। ठीक, तो बच्चा जान पा रहा है कि अच्छा एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, ये ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आ। फिर क्या है, राइटिंग, LSRW होता है ना, LSRW में W में आ जाओ। अब W वाली यदि बात आती है, यानी कि राइटिंग वाली बात आती है, तो पहले, अच्छा बताओ पहले क्या करवाया जाता है, जब हम छोटे हैं तो पहले बच्चों को क्या किया जाएगा, आप पहले से ही डायरेक्टली एरोप्लेन लिखवा दोगे क्या उनको, पहले से ही जैसे ही बच्चे क्लास में आए नहीं आप हो, आप सीधा एरोप्लेन लिखवा दोगे क्या, तो नहीं। आप कैसे स्टार्ट करवाओगे बच्चों को लिखवाना, आप A लिखवाओगे पहले, फिर B लिखवाओगे, पूरा Z तक जाओगे, फिर क्या करोगे, A लिखवाओगे, फिर B लिखवाओगे, कैपिटल स्मॉल, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर कैपिटल में एप्पल लिखवाओगे, फिर उसके बाद स्मॉल में एप्पल लिखवाओगे ना, बिल्कुल ऐसे करते। तो ये होता है बच्चों को लिखवाने का तरीका। लर्नर्स आर एबल टू राइट लेटर्स एंड सिंपल वर्ड्स इन द बिगनिंग, यानी कि बच्चे शुरू में लेटर्स लिखना सीखते हैं और सिंपल वर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि आए नहीं और पहले आपने एरोप्लेन लिखवा दिया। एप्पल से हर कोई कहाँ से स्टार्ट करता है, एप्पल, आम है ना, आम हो गया, अनार हो गया, बाकी अ से और आ से तो बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन स्टार्ट कैसे करेंगे, अनार, आम, कबूतर, खरगोश, ये सब बेसिक चीजें होती हैं। ठीक, फिर क्या, लेटर दे कुड बी असिस्ट ऑन राइटिंग मोर वन वर्ड्स देन सेंटेंस एंड आंसर टू क्वेश्चन दैट आर स्पोकन आउट और रीड बाय टीचर्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, फिर बच्चों को एक शब्द के साथ में पहले सिंपल वर्ड्स लिखवा रहे हैं हम, फिर उसके बाद में अब कठिन वर्ड्स बच्चों को हम लिखवाना अब स्टार्ट करते हैं, और साथ में हम बच्चों से पूछ रहे हैं
जो तुमने लिखा अब उसको पढ़ करके बताओ, या फिर जो मैंने पढ़ा अब तुम उसको पढ़ करके बताओ। जो मैंने पढ़ा, तुमने जो लिखा पहले उसको पढ़ो, ठीक है, क्या तुम उसको बोल पा रहे हो? या फिर जो रीड बाय टीचर्स, यानी कि जो मैंने कहा अब तुम उसको बोलो, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है, दे आर एबल टू राइट डिस्क्रिप्शन इन 2-3 सेंटेंस एंड राइट स्पोकन अनफेमिलियर वर्ड्स। फिर उसके बाद एक जो अगली अवस्था आती है वो ये आती है, अब आप बोलो कि मैंने क्लास में आज जो भी लेक्चर दिया है आप उसको 2-3 लाइन में लिख करके बताओ। आज जो हमने क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है आप उसको लिख करके बताओ, ठीक। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, बच्चों को अनफेमिलियर वर्ड्स दे रहे हो। अनफेमिलियर वर्ड्स दे रहे हो, बच्चे ने कभी पोलैंड नहीं लिखा है, वो लिख पा रहा है कि नहीं, ठीक। रशिया लिख पा रहा है कि नहीं, हाँ लिख पा रहा है। फिर उसके बाद क्या इंडोनेशिया लिख पा रहा है क्या, हाँ बच्चा लिख पा रहा है। क्या बच्चा एक्सेप्ट लिख पा रहा है क्या, हाँ बच्चा लिख पा रहा है। इसको आपने नहीं पढ़ाया था क्लास में, आपने एप्पल ये सब भी पढ़ाया है। फिर उसके बाद क्या बच्चा ये सबको भी लिख पा रहा है, अनफेमिलियर वर्ड जिसको वो नहीं जानता है, क्या उसको लिख पा रहा है, हाँ बिल्कुल लिख पा रहा है। इसका मतलब आपने एसेस कर लिया कि हाँ अब ये लिख पाएगा, अब ये लिख पाएगा। ये चीज ये केवल स्टोरी नहीं है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं ये सभी चीजें, ठीक है। तो उसको ध्यान से आपने यदि समझ लिया है तो हो जाएगा, मोर देन इनफ है, यानी कि आप बना लोगे, ठीक। अब ये जो है इंपॉर्टेंट, ये और भी इंपॉर्टेंट है, टूल्स और टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। क्या होता है, तो 2 प्रकार की टेक्निक होती है, 2 प्रकार का तरीका होता है इवैल्यूएट करने का। एक होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक और दूसरी होती है क्वालिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव की बात होती है तो क्वांटिटेटिव मतलब होता है मात्रात्मक पक्ष, ठीक है, और क्वालिटेटिव टेक्निक का बात यदि हम करें तो वो होता है गुणात्मक पक्ष, ठीक। यदि हम मात्रात्मक पक्ष की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या आता है, क्वांटिटेटिव के अंतर्गत क्या आता है, तो ओरल, ठीक, रिटन और प्रैक्टिकल। ओरल मतलब कि बच्चे जब हम छोटे KG 1 KG 2 में पढ़ते हैं उस समय क्या होता है, उस समय हमसे, जैसे कि हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम लिखना नहीं जानते थे KG 1 KG 2 में, लेकिन हमें तो याद हो गया क्योंकि उस समय ओरल करवाते। क्या करवाते, क्लास में पढ़ाया जाएगा, कविता को, पोयम को पढ़ाया जाएगा और उसके बाद में पूछा जाएगा, ठीक है। उसी का तो फिर टेस्ट होता है, तो ओरल हो गया। रिटर्न में क्या होता है, यानी कि ABCD पहले पढ़ाएंगे फिर उसी का टेस्ट ले लेंगे, रिटर्न हो गया। प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, प्रैक्टिकल्स में चित्र दिखा रहे हैं बच्चे को, फिर पूछ रहे हैं क्या ये तुमको आता है, बताओ ये क्या बना हुआ है, इसको लिख के दिखाओ। क्या ये क्या बना हुआ है, आप बोल रहे हो कि ये क्या बना है, इसको लिख के दिखाओ, प्रैक्टिकल्स भी हो गया, ठीक। मतलब एक तरीका मैं बता रही हूँ। ये जो रिटर्न होता है ना, अब रिटर्न, अब बड़े हो गए हो आप, अब बड़े हो गए, चलो ऐसे लिखो। ऑब्जेक्टिव टाइप, देखो एग्जाम दे रहे हो आप लोग MCQ। शॉर्ट टाइप, एनुअल अपना एग्जाम दे करके आए होगे आप लोग, वहां पे शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ये सब दे करके आओ, ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप भी कैसे होता है, रिकॉल टाइप और रिकॉग्निशन टाइप होता है, यानी कि उस समय हमें क्या चीज याद आ रही और रिकॉग्नाइज कैसे हम कर रहे हैं। ये जो रिकॉल होता है इसके अंतर्गत सिंपल रिकॉल टाइप होता है और कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। यानी कि देखो जब हम इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, क्लोज टेस्ट होता है ना, यानी कि पूरा पैराग्राफ लिखा है, अब पूरा सेंटेंस लिख दिए, यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिए, पूरा सेंटेंस लिख दिए, यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिए, पूरा सेंटेंस लिख दिए, यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़े, ठीक है। तो सिंपल रिकॉल टाइप मतलब हाँ क्या था वहां पे, आपने डायरेक्टली लिख दिया। कंप्लीशन और फिल इन द ब्लैंक्स में, जैसे कि यदि आपने व्यापम का पेपर दिया है, जो इंग्लिश का पोर्शन होता है, उसमें ब्रैकेट में लिखा है, यानी कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको फिल करना है, अप्रोप्रिएट नाउन आपको फिल करना है, वो होता है। वो भी आपका किसके अंतर्गत आता है, वो भी तो आपका एग्जाम ही हो रहा है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एग्जाम ही हो रहा है आपका। फिर उसके बाद रिकॉग्निशन टाइप के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत देखो मल्टीपल चॉइस आता है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव 2 टाइप का होता है, ऑब्जेक्टिव एक तो फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी है और एक मल्टीपल चॉइस भी है, MCQ के फॉर्म में भी दिया हुआ है, ठीक। फिर क्या, अल्टरनेट रेस्पॉन्स, यानी कि ट्रू फॉल्स वाला, सही गलत वाला। फिर मैचिंग टाइप, यानी कि आपको मैच करना है, इस तरीके, ये वाला इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक। फिर क्लासिफिकेशन टाइप, फिर एनालॉजी टाइप। ये होता है 5 प्रकार का रिकॉग्निशन टाइप, यानी कि आता है कि नहीं, आपको आता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं आता तो नहीं बनाएंगे,
याद कितनी चीजें हैं हमको, मल्टीपल चॉइस, अल्टरनेट रेस्पॉन्स, मैचिंग टाइप, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करना है अपने को कि क्या है क्या नहीं है, एनालॉजिकली जो आता है वो हो गया। ठीक, ये किसके अंतर्गत आता है, ये सभी चीजें, ये सब क्वांटिटेटिव टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। क्वालिटेटिव के अंतर्गत क्या आता है, तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स आते हैं, फिर क्या आता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आते हैं, ऑब्जर्वेशन आता है, चेकलिस्ट आता है, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, इंटरव्यू, सोशियोमेट्री और क्वेश्चनर और इन्वेंट्री। क्वेश्चनर मतलब जानते हो क्या होता है, क्वेश्चनर मतलब कि इंटरव्यू होता है, आप प्रश्न, जैसे कि जो प्रश्न करते हैं ना, प्रश्न उत्तर वाला तरीका ये होता है। ठीक है, कि प्रश्न उत्तर करने का तरीका, जैसे कि अब आप एग्जाम पास कर लिए, एग्जाम पास करने के बाद में, हालांकि इसमें जो है ये तो पात्रता परीक्षा है आपकी, जैसे कि हम इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, इंटरव्यू देने के लिए वहां पे आप कैसे हो, आपका पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या चीज आती क्या चीज नहीं आती, क्या आप सोच करके उत्तर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो, ये हो गया। तो ये जो है आपकी गुणात्मक तरीके के अंतर्गत आते हैं, एसेस करने के तरीके, कि इस तरीके से भी एसेस किया जाता है। ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स मतलब जानते हैं क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स मतलब होता है कि पूरा रिकॉर्ड रखा जो जाता है ना, किसका क्या है, जिस दिन से आप पहले दिन से स्कूल में जिस दिन से प्रवेश करते हो और उसके बाद में आपका रिकॉर्ड क्या है, तो वो होते हैं पूरे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, कि कहाँ पे कौन से क्षेत्र में बच्चा सही था, कहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस सही थी, क्या थी। ऑब्जर्वेशन, आपको डेली ऑब्जर्व किया, समय पे आ रहा है, हाँ आ रहा है, यूनिफॉर्म कैसे है, साफ सुथरे हैं या ऐसी गंदे कपड़े पहन के आ रहा है, नेल्स कट है कि नहीं, चोटी बंधी हुई है कि नहीं, ये हो गया ऑब्जर्वेशन, यानी डेली आपको देखा जा रहा है। ठीक है, फिर चेकलिस्ट, चेकलिस्ट मतलब कि पूरा दे दिया गया आपको, पूरा होमवर्क, पूरी लिस्ट दे दी गई, करके आना है, ये एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरी चेकलिस्ट आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। रेटिंग स्केल में आपको कितना मिला है, रेटिंग स्केल में आपके नंबर्स कितने आ रहे हैं। पोर्टफोलियो, अलग अलग सब कुछ अलग अलग, पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग भाग दे दिए गए, अलग अलग भाग मतलब कि आपको डिफरेंट, साइंस का अलग प्रोजेक्ट, सोशल का अलग प्रोजेक्ट, मैथ्स का अलग प्रोजेक्ट, संस्कृत का अलग, हिंदी का अलग, सबका प्रोजेक्ट दे दिए। अब बोल रहे हैं अब कैसे, उसमें क्या सभी में आप प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर पा रहे हो, वो हो गया। इंटरव्यू वाला और क्वेश्चनर, ये दोनों एक ही होता है लगभग है ना। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नावली, ये क्या है, क्वेश्चनर मतलब कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उत्तर दो, बस यही है। सोशियोमेट्री में भी वही होता है कि क्या है क्या नहीं, आपका क्या है, स्केलिंग क्या सही आ रहा है कि नहीं, सब कुछ ये होता है क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ठीक, और हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को देख लिया। अब हम आ जाते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पर। हमारा क्वेश्चन क्या है, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू डिसाइड पास और फेल, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। बताइए मेन पर्पस क्या है, यानी कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अब मैंने आपको कैसे बताया, 30 बच्चे हैं, 10 सब ने तो मुंडी हिलाई थी, सब ने अपना सर हिला दिया था, 10 के अच्छे नंबर आए, 20 के नहीं आए। 20 के क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है, तुमने क्यों फिर अपना सिर क्यों हिलाया था। कोई अब खड़े होकर ही बोल रहा है समझ में नहीं आया था हमें, अब उसके बाद एक और खड़े होकर के बोल रहा है समझ में नहीं आया। मूल्यांकन बोले हमने इसीलिए तो तुमसे पूछा था कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, तुमने एटलीस्ट बताया तो ना कि तुमको समझ में नहीं आया। अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने पढ़ाने के तरीके पे क्या करेंगे, हम चेंज लाएंगे, हम अपने पढ़ाने के तरीके पे चेंज लाएंगे। यानी कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आप यदि अपना उद्देश्य जानते हो कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, जिससे बच्चों को समझ में आ सके, जिससे बच्चों को समझ में आ सके। यदि आपका ये उद्देश्य है तो जब आप अपने उद्देश्य को जानते हो तो बच्चों को समझ में नहीं आया है तो आप अपने पढ़ाने के तरीकों में परिवर्तन कर लीजिए। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या होगा असेसमेंट का, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना क्या होता है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इवैल्यूएट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट क्लास 3 स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू राइट अ डायरी बेस्ड ऑन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, यूज अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड वोकेबुलरी ऑन देयर ओन,
retell a story in their own words to summarize the main idea or the moral of the story. Take a short dictation of what they have heard. क्या बोला गया है कि बच्चे का मूल्यांकन करना है। कैसा मूल्यांकन करना है बच्चे का? तो बच्चे का मूल्यांकन करना है किस रूप में? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि अनसीन पैसेज दे दिया हमने, कोई पैराग्राफ दे दिया, क्या बच्चे को समझ में आ रहा है? और वो भी बच्चा कौन सा है? क्लास 3 का है। कौन सा है? क्लास 3 का बच्चा। अब आप बताओ, आप उससे क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऐसा करो, हमने जो पढ़ा ना, जो हमने मुख्य गुण पढ़े उसका एक काम करो, पूरी डायरी मेंटेन, एक ठो डायरी मेंटेन करो, डायरी में लिखो। आप ये बोलोगे क्या? आप नहीं बोलोगे, क्योंकि छोटा बच्चा है, क्लास 3 का है। यूज आइडेंटिफाइड वोकेबुलरी ऑन देयर ओन, यानी कि आप बोलो हमने ना जो ये पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है ना, उसमें ना आप ऐसा करो, वोकेबुलरी यानी कि जो शब्द थे ना उसका तुम ना अर्थ बताओ। अरे भाई कहाँ से बच्चा बता पाएगा? तो ले दे करके पढ़ पाया, ठीक है, उसमें से आप पूछ रहे हो उसका अर्थ बता दो, कहाँ से बता पाएगा? वो भी अपने से बताने के लिए बोल रहा हूँ। फिर रीटेल अ स्टोरी इन देयर ओन वर्ड्स टू समराइज द मेन आइडिया और द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तुमने पढ़ लिया ना? हाँ हमने पढ़ लिया। ऐसा करो, तुमने क्या पढ़ा, तुमने क्या समझा, मुझे ना तुम अपनी भाषा में बता दो। बच्चा बता देगा, क्यों? क्योंकि उसको जो भी टूटा फूटा जो कुछ भी समझ में आया वो बता देगा। तो आपने असेस कर लिया, हाँ बच्चे को ना समझ में आया, एटलीस्ट कुछ चीज तो उसको समझ में आ गई, ठीक है। फिर टेक अ शॉर्ट डिक्टेशन ऑफ व्हाट दे हैव हर्ड, यानी कि आप व्हाट दे हैव रीड, यानी कि तुमने ना जो कुछ भी पढ़ा है ना, अब तुम ऐसा करो उसको ना पूरा पढ़ डालो, डिक्टेट कर डालो। अब डिक्टेट कैसे कर पाएगा बच्चा? एक तो खुद अपने में हम ले दे करके समझ पाते हैं चीजों को, ऊपर से आप बोल रहे हो बोलो। अब बोल हम कहाँ से बोल पाएंगे? हम तो अपने में समझ पाए थे कि हाँ अच्छा इसका मीनिंग ना ये हो सकता है। अब आप पूछो, ऐसा करो जो तुमने समझा ना, टूटा फूटा जितना भी तुमने समझा, तुम अपनी भाषा में मुझे बता दो। आपको ये बोलना है, आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं, शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बच्चों को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तो आप कैसे बच्चे ने जो पढ़ा क्या उसको वो समझा है कि नहीं, कैसे पता लगाओगे? ऐसा करो, तुम अपनी भाषा में जो कुछ भी तुमने समझा, जो कुछ भी तुमने पढ़ा है, तुम अपनी भाषा में मुझे बता दो, और ये बताओ कि आखिर इसका मॉरल क्या था, आखिर इसमें लिखा क्या है। बच्चा बता देगा आसानी से, ठीक है। तो ये हमने जो है आपका जो लास्ट टॉपिक भी बचा था वो भी हमने आज के सेशन में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब आप लोगों की जैसी डिमांड होगी, अब आप लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब आपको लास्ट टाइम अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए, आपके लिए कैसा सेशन आना चाहिए, तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। और आपको सेशन ज़रूर शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हमारा साथ ज़रूर देना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो लेक्चर्स पहुंच सके। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, जहाँ कहीं भी आप ऐड है, जितना भी आपसे हो सकता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में क्लास को मैं एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।